हाय एवरीवन, वेलकम टू अंकिता बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कुछ नीट के पीवाईक्यूज जो कि बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है। सो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred to an alien organism। मतलब अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म से एक डीएनए से मतलब एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालती हूँ और उसको दूसरे एक ऑर्गेनिज्म में डालती हूँ, तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एलियन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनमें से आपको पूछा है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज करेक्ट बोला है। आपको अच्छे से देखना है, इधर क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। ठीक है, ओके। तो पहला सेंटेंस है, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस सेंटेंस में की पॉइंट है क्या? इंडिपेंडेंटली। तो हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है उसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए ना, उसको अगर इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा तो नहीं रहेगा। हमने तो काट के अपना इंटरेस्ट का एक जीन लिया है, तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना मैंडेटरी तो है नहीं। तो पहला वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। दूसरा सेंटेंस बोला है, इट मे बी इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम। मतलब वो होस्ट में जो जब जा रहा है तो उसके अंदर वो उसके जीनोम में इंटीग्रेट हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। थर्ड वाला सेंटेंस है, इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट अलोंग विद द होस्ट डीएनए। तो वो होस्ट डीएनए के साथ जब इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जब होस्ट डीएनए खुद रेप्लिकेट करता है तो उसके साथ भी तो वो मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो रेप्लिकेट करेगा ना। तो सी भी करेक्ट है। डी पूछा है, द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये तो गलत है, वो तो इंटीग्रल पार्ट होगा ना। फिफ्थ बोला है, इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। देखो, अगर रेप्लिकेट कर पाता तो मल्टीप्लाई हो जाता ना, एक ही बात है। तो रेप्लिकेशन तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर होगा बी एंड सी। ठीक है, आंसर क्या है? बी एंड सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हिन टू always cuts DNA molecules at particular point called recognition sequence and it consists of dash। सो हम आप सबको पता होगा कि हिंटू है क्या? है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब डीएनए के बीच में, इन बिटवीन द डीएनए वो कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर साइट पे कट करता है। तो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस रहता है। वैसे हिंटू का भी अपना एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो सोचो क्या है उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अच्छा, इससे पहले बताओ हिंटू कहाँ पे सुना है? हिंटू आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने कि वो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होगा? जी, टी, एक pyrimidine, एक प्यूरिन, उसके बाद ए, सी। देखो, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने बेस पेयर हुए? 6 बेस पेयर। तो आंसर क्या होगा? 6 बेस पेयर। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। The TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for dash। तो टीआई प्लाज्मिड करता क्या है? ट्यूमर कॉज करता है, वो खुद ही ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, वो डिजीज का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपको टीआई प्लाज्मिड कौन सा डिजीज करता है। ठीक है, तो वो जो ट्यूमर कॉज करता है
वो ट्यूमर का वो उस इसीलिए उसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इंड्यूस मतलब स्टार्ट करना, राइट? तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड रहेगा। तो आपको, आप सबको पता है टीआई का स्ट्रक्चर क्या है? तो हम उसको थोड़ा देख लेते हैं, शायद नेक्स्ट ईयर उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है, वैसे ये रहा आपका टीआई प्लाज्मिड। इसका एक बड़ा वाला पोर्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या? टी डीएनए रीजियन। क्या बोलते हैं? टी डीएनए रीजियन। ठीक है, तो टी डीएनए रीजियन में से आपका यहाँ पे एंड पे दो बॉक्सेस रहते हैं, दो रीजियंस रहते हैं। लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर और राइट वाले को बोलते हैं राइट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ये दोनों टीडीएनए रीजन का है। ये पूरा का पूरा एरिया टीडीएनए है। ठीक है, उसके पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, टी लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। उसके बाद इधर रहता है ऑक्सिन सिक्रेटिंग रीजन, इधर रहता है साइटोकाइनिन सिक्रेटिंग रीजन, यहाँ पे रहता है ओपाइन का रीजन। ये रहा आपका ऑक्सिन का, ये रहा आपका साइटोकाइनिन का, ये रहा आपका ओपाइन का। हो गया, समझ में आ गया? ओके, इसके अलावा इधर आपका रहता है वीर रीजन। क्या रहता है? वीर रीजन। वीर रीजन मतलब वायरुलेंस रीजन। ओके, उसके बाद और क्या रहता है? और यहाँ पे रहता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी, ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद यहाँ पे रहता है आपका ओपाइन। यहाँ पे ओपाइन रीजन था, यहाँ पे ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन रहेगा। क्या रहेगा? ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजियन। ठीक है, तो टी, ये पूरा का पूरा है टी आई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। तो फिर से देख लो, तो टी आई प्लाज्मिड में सबसे बड़ा रीजन किसका है? सबसे मेन रीजन कौन है? मेन रीजन है टी डीएनए रीजन। ठीक है, टी डीएनए रीजन। टी डीएनए रीजन कितना है? पूरा, ये पूरा एरिया टी डीएनए रीजन का है। ठीक है, तो टी डीएनए रीजन में क्या क्या होता है? टीडीएनए रीजन में लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड में रहता है, राइट बॉर्डर राइट साइड में रहता है। और क्या रहता है? ऑक्सिन रहता है, साइटोकाइनिन रहता है और ओपाइन रीजन रहता है। उसके अलावा वीर रीजन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओपाइन कैटाबोलिज्म है। आप पर्टिकुलर प्लेस जहां पे है वो लोकेशन आपको याद रखना है। शायद एक्स और वाई ऐसे लिख के उसका फंक्शन पूछ ले। सपोज ऐसे वे रीजन की जगह पे वो क्या करेगा? एक्स लिख देगा और विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एक्स पूछेगा। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, आपको पूछेगा, आप क्या करोगे तब? ठीक है, तो अभी टीडीएनए का फंक्शन क्या है? टीडीएनए ही वो रीजन है जो ट्यूमर कॉज करता है, वही मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वीर रीजन क्या करता है? वीर रीजन ये टीडीएनए रीजन को, होस्ट सेल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। वी रीजन का डिफरेंट सब रीजन्स है, वो सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और टीडीएनए को वो क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं इनटू द होस्ट सेल। आपको समझ आ गया? ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या रहा? ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन। ठीक है, आंसर ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा सेंटेंस, इन आपको हमेशा ये वाले सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको हमेशा मेंशन करना, मतलब सॉरी नोटिस करना है कि आपका दिया क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। हमें इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, यही गलती होती है बच्चों से। तो पहला वाला उसने बोला है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप्स। स्टीयरिंग मतलब ये रहा आपका एक सिलिंड्रिकल मेटेलिक वेसल और इसके अंदर ऐसे स्टीयरर लगे होते हैं
आप अपना जो भी चाहिए या इसके अंदर डालते हो और ये मशीन ऐसे घूमती है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। हमारे जो कमर्शियल बेसिस पे जितने भी बायोरिएक्टर यूज होते हैं मोस्टली वो स्टीयरिंग टाइप ही होते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस तो करेक्ट निकल गया। सेकंड सेंटेंस में पूछा है, बोला है बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर सिस्टम मतलब वो उसके थ्रू हवा जाती है, एरेशन होता है। एरेशन मतलब ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम। अगर ये यहाँ पे घूमता है ऐसे, तो इधर फोम भी क्रिएट होगा। तो फोम क्रिएट होगा तो उसको कट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए उसके लिए सिस्टम होना चाहिए। तो फोम कंट्रोल सिस्टम बायोरिएक्टर में रहता है, ठीक है। एजिटेटर सिस्टम भी रहता है क्योंकि सपोज मैं ईस्ट सेल लेती हूँ, ईस्ट सेल को सरवाइव करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है तो ईस्ट सेल ओवर ग्रोथ हो जाएगा और वो क्या होगा, इसमें से ओवरफ्लो हो सकता है चीजें। तो वो ज्यादा नहीं चाहिए, कम हो जाएगा तो ईस्ट सेल मर जाएगा। तो हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीजन डिलीवरी चाहिए होती है, ठीक है। तो सेकंड वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया कल्चर। देखो, स्मॉल स्केल जब बोला जाता है ना, यहाँ पे इस बायोरिएक्टर हमेशा लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, स्मॉल स्केल के लिए नहीं। स्मॉल स्केल के लिए यूज किया जाता है पायलट स्केल, पायलट स्केल, ठीक है। पायलट बायोरिएक्टर, पायलट स्केल बायोरिएक्टर, ठीक है। तो ये जो होता है ना, पहले कम अमाउंट में लिया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट या टेस्ट किया जाता है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है फिर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है। नहीं तो अगर डायरेक्टली लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाएगा और वेस्ट हो गया तो बहुत सारा रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा। इसलिए ये स्टेप हमारा रहता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर इनकरेक्ट दिख रहा है मुझे अभी तक। फोर्थ वाला देखते हैं। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। हमने देखा बायोरिएक्टर टेम्परेचर अच्छे से देता है, आपको ऑक्सीजन देता है, घूम मतलब स्टीयरिंग कराता है ताकि अच्छे से प्रोडक्शन हो सके। तो ग्रोथ कंडीशन के लिए वही तो सारा दे रहा है ना, अच्छा अच्छा ऑप्टिमल कंडीशन सारा दे रहा है। तो ये वाला भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन होगा, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोला है बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया, बट एक्चुअल में आंसर सॉरी बट एक्चुअल में वो किसके लिए यूज किया जाता है? लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द फॉलोइंग डायग्राम शोज restriction sites in E. coli vector in E. coli vector PBR 322, फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया गया है, इधर एक डायग्राम दिया गया है। इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स से मेंशन की गई है। इसके अलावा यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि बस एक्स वाई में लिखा गया है, उसको डिनोट नहीं किया गया है। पहले उसके फंक्शन जानने से पहले, रोल जानने से पहले हमें पता भी तो होना चाहिए वो है क्या। तो एक PBR 322 जो कि ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसमें रहता क्या है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स रहती है जो कि मेंशन्ड है। इसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर्स रहते हैं। क्या रहता है? सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स रहता है, दो टाइप का रहता है। एक रहता है एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, जो कि इस रीजन में होता है, ठीक है, इस रीजन में। और दूसरा रहता है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जो कि आपके इस रीजन में रहता है, ठीक है। तो
इसके अलावा और क्या रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि यहाँ ये जो एक्स लिखा है ना, ये रहेगा आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो वाई होता है ना, ये होगा आपका आर ओ पी। आर ओ पी क्या होता है, रिप्रेशर। आरओपी होता है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। ये जो रिप्रेशर ऑफ प्राइमर होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को वो फॉर्म करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का तो पता ही होगा, वो इनिशिएट करता है क्या, रेप्लिकेशन, इनिशिएट्स रेप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन बोला है द जीन एक्स मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन, नहीं ये गलत है। सेकंड बोला है एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। थर्ड बोला है जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। हाँ, वो रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है, तो मतलब वो कॉपी नंबर भी कंट्रोल करेगा ना, कितना रहेगा, कितना, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, वो कंट्रोल करेगा। वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, तो आपको यहाँ से फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की जरूरत यहाँ पे पड़ी ही नहीं, थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना। अ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप देख सकते हैं, हम कम कम क्वेश्चंस करेंगे, पर हम अच्छे से समझ समझ के करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।